Hello students, welcome to your physics class and I hope you all will be fine. In my previous class, I have discussed about the derivation of equation motion by graphical method. Now today we will drive these equations of motion by calculus method. Now before going to calculus method, I want to tell you the concept of integration. What is the need of integration? What is the use of integration in physics actually? For this, we have taken the basics of integration for physics actually. And before going to this, firstly, I want to tell you that we have taken here this S is a cross section area. Okay, this complete cross section area we have taken, it is S. Okay, and this is the small cross section area which is denoted by delta S. लेकिन स्टूडेंट्स हम डॉट से भी जो क्रॉस सेक्शन एरिया को शो करते हैं एक्चुअली, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया. ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय ds. तो जो हम स्मॉल यानी कि इन्फिनिटली स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं तो उसको हम ds से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ds एक बहुत छोटी वैल्यू होती है और ये डेल्टा s के कंपेरिजन में भी छोटी होती है एक्चुअली. डेल्टा s आप डेल्टा s की जब बात करते हैं, this delta s is a small but noticeable actually. Here this ds is a infinitely small distance, a small cross section area. Okay student, here we have taken a block and this block moves to 10 meter distance. This is 10 meter distance. For this we applied 10 Newton force on this block for moving up to 10 meter distance. Now what will the work done on this block? It will be force into displacement, and simply you can calculate the work done on this block, which is 100 joule. स्टूडेंट इस तरह से आप इस ब्लॉक पर वर्क इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि जो फोर्स आपने इस पर अप्लाई किया है वो एक कांस्टेंट फोर्स है. ठीक है, यानी कि 10 न्यूटन रहेगा throughout the motion of this block. This 10 Newton remains same. Okay, so it is easy to calculate work done on this block. But in the second case, we have taken a spring and we want to compress this spring up to the same distance 10 meter. Now you can observe that whenever you compress the spring, your force doesn't remain constant actually. The force will be variable force on this. यानी कि जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो स्टार्टिंग, सपोज करिए स्टार्टिंग में आप 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं इस पर, इसके एक एंड पर, दूसरा एंड आपने सपोर्ट से, आपने रिजिड सपोर्ट से उसको कनेक्ट किया हुआ है. तो इस एंड पर जब आप 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं स्टार्टिंग में, तो आप क्या देखते हैं कि जैसे जैसे स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते आते हैं तो आपको उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है और फोर्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होने लगती है एक्चुअली. आपको ज़्यादा ताकत लगानी होती है. तो जितना ज़्यादा आप इसके करीब आते जाएंगे रिजिड सपोर्ट के, ठीक है, सेकंड एंड के, उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है. क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आती है कि इस केस में, फर्स्ट केस में जो फोर्स लगा हुआ है इस ब्लॉक पर वो एक कांस्टेंट फोर्स है और उससे वर्क डन निकालना इजी था. लेकिन यहाँ पर इस केस में, स्प्रिंग के केस में आप देख रहे हैं कि जो फोर्स आप लगा रहे हैं इस पर वो वेरिएबल फोर्स है, वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. तब इस केस में इसकी वैल्यू आप 10 न्यूटन अगर लेते हैं, सपोज करिए अगर आप उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं 10 और डिस्प्लेसमेंट जो आपने लिया है, तो इट बिकम्स 100 जूल. बट दिस इज रॉन्ग. This is wrong calculation. Why it is wrong actually? Because your force is not constant. It is a variable force. You can't take this 10 Newton actually. Okay. Now student, इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब फोर्स वेरिएबल होगा तब उस केस में हम किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. ठीक है, वो आपको समझना है. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि इस केस में जो फोर्स आपका वेरिएबल है थ्रू आउट दिस कंप्लीट लेंथ एक्चुअली, फॉर दिस कंप्लीट लेंथ 10 मीटर. ओके, तब आप वर्क डन आप किस तरह से इसमें फाइंड करते हैं? उसके लिए मान लेते हैं कि एक स्मॉल डिस्टेंस तक आप इसको कंप्रेस करते हैं. ठीक है, यू हैव टेकन ए स्मॉल डिस्टेंस. दिस स्मॉल डिस्टेंस विल बी ds. ओके, विच इज द इन्फिनिटली स्मॉल डिस्टेंस एक्चुअली. तो इस स्मॉल डिस्टेंस के लिए
आपके फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो जब आप इसमें वर्डन निकालेंगे, ठीक है, इस स्मॉल डिस्टेंस के लिए आप जब वर्डन निकालेंगे, आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं 10 न्यूटन फोर्स से, ठीक है, और आपने इसको स्मॉल डिस्टेंस ds तक कंप्रेस किया, तो इस ds डिस्टेंस के लिए, ठीक है, इस ds इन्फिनिटली स्मॉल डिस्टेंस के लिए योर फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट एक्चुअली, ओके। तो आपकी फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तब उस केस में यू कैन राइट हियर द फोर्स will be what actually 10 Newton, it remains constant for what distance, the distance is small ds distance। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखते हैं, क्लियर। बट स्टूडेंट, because your distance is small and you have done the work for this small distance, so your work will be also, your burden will be also small, and we will denote this small burden by dw। now dw will be equals to 10 into ds। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें जिस तरह से आपने इस केस में टोटल वर्क आपने फाइंड किया, इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क किया, जैसे आपने इस केस में फाइंड किया, इसी तरह से अगर हम स्प्रिंग के केस में भी टोटल वर्क निकालें तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो वर्क आपने निकाला है dw, एक्चुअली दिस इज द वर्क ओनली फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस ds। तो एक्चुअली स्टूडेंट, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स को हम यहाँ यूज़ करेंगे, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर इंटीग्रेशन है उसका हम यहाँ यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करके एक्चुअली हम करते क्या है, ऐसे स्मॉल वर्ड्स को, ओके, जो कि यहाँ से यहाँ तक काफ़ी सारे स्मॉल वर्ड्स होंगे एक्चुअली, ठीक है, उन सभी को हम ऐड करके टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे ये आप देख रहे हैं कि स्मॉल सीगमेंट्स हैं, ये स्मॉल सीगमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इन सभी के लिए जो वर्क होगा एक्चुअली वो dw इस तरह से वर्क होगा, ठीक है। इन सभी dw's को आप जब ऐड करेंगे देन यू गेट द टोटल वर्क w एक्चुअली, ठीक है। और ऐड करने के लिए जो हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं वो ऑपरेटर का नाम है इंटीग्रेशन। उस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन एक्चुअली? इंटीग्रेशन इज ए वे ऑफ एडिंग स्लाइसेस टू फाइंड द होल। स्लाइस क्या होता है? ए स्मॉल पीस एक्चुअली। तो एक कंप्लीट आप देख रहे हैं टोटल वर्क ये है आपका, जो आपने स्प्रिंग पे करना है, ठीक है। उसका एक स्मॉल जो पार्ट होगा, ये एक्चुअली दिस ए स्लाइस, एक्चुअली दिस ए स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल वर्क। तो टोटल वर्क का एक स्मॉल पार्ट हमने लिया dw, ठीक है। इट इज द स्मॉल पीस ऑफ द कंप्लीट वर्क। क्लियर स्टूडेंट? Now we are going to find out the total work which has been done on this spring. Which what will be that actually? So firstly you should know what is the symbol of integration. किस तरह से हम इसको symbolize करते हैं? तो integration is the inverse process of differentiation and इसको हम इसका symbol इस तरह से होगा, ठीक है। ये एक integration का symbol होता है, और जब हम किसी फंक्शन पे इस ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह से हम इसको रीड करते हैं। यहाँ पर आपने fx एक फंक्शन लिया है, फंक्शन ऑफ x एक्चुअली, और इस फंक्शन को आप x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। और इसको किस तरह से रीड करेंगे आप? यू विल से इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। और fx हियर इट इज द इंटीग्रांड एक्चुअली एंड x इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हियर you can find out the total work by integrating this quantity along both sides. So you will integrate both sides actually. Now this will be, when you integrate this dw, and dw is a small work, when you integrate this actually, so this integration will add all the small works actually, and you it will give you the total work w, and w will be equals to what? Here this tan is a constant value, so take outside from this operator actually, and finally you will get ds, integration of ds। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम जो है टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं ऑपरेटर का यूज करके, उसको इंटीग्रेट करके हम टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। नाउ स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन, फर्स्टली वी हैव टेकन ए रूल नंबर 1 व्हिच इज अ पावर रूल। So if you have given any function in the power of, okay, in the power form of n actually, तो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है x to the power n के टर्म्स में दिया हुआ है,
So you are going to integrate this quantity x to the power n. How you will get you integrate this? So when you apply this operator of integration, स्टूडेंट एक्चुअली यहाँ पर जो वेरिएबल x है तो हम x को x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे। तो जो ऑपरेटर होता है वो इस तरह से होता है dx। यहाँ पर जो भी फंक्शन होता है वो आता है, ठीक है, जिसको आप इंटीग्रेट करते हैं। इस तरह से ऑपरेटर dy का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया y के रेस्पेक्ट में। एक इंटीग्रेशन आप dz के रेस्पेक्ट में भी, ये भी ऑपरेटर आप लगा सकते हैं। तो अब यहाँ आप एक्चुअली x टू द पावर n को इंटीग्रेट करना है और x, ठीक है, जब x को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको जो ऑपरेटर लेना होगा वो x के रेस्पेक्ट में लेना होगा, ठीक है। तो उस हमने x के रेस्पेक्ट में ऑपरेटर को यहाँ इस पे अप्लाई किया है। तो जब आप इसको x टू द पावर n पे अप्लाई करेंगे देन यू गेट x टू द पावर n प्लस 1, द पावर इंक्रीजेस बाय 1। तो जो वेरिएबल है आपका उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग इंटीग्रेशन, आफ्टर इंटीग्रेटिंग एक्चुअली। तो व्हेन यू इंटीग्रेट दिस फंक्शन देन पावर इंक्रीजेस बाय 1 because it is x to the power n, so it will become after integration n x to the power n plus 1, and will divide by the same power n plus 1 to this quantity, ठीक है। तो x की पावर इंक्रीज हो जाएगी 1 से और उसी पावर से हम उसको डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। और एक कांस्टेंट टर्म आता है ये एनी एक्चुअली कांस्टेंट है, क्योंकि इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। इसके बाद हमने इसमें एग्जाम्पल लिया है x टू द पावर 3 को हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट बिकम्स x टू द पावर 3 प्लस 1, ओके, पावर इंक्रीजेस बाय 1 एंड वी डिवाइड बाय द सेम पावर 3 प्लस 1 एंड प्लस c एनी कांस्टेंट। सिमिलरली x टू द पावर इट बिकम्स 4 अपॉन 4 एंड प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है। सपोज करिए यहाँ पर कोई भी वेरिएबल फंक्शन आपको नहीं दिया हुआ है, तब आप किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं? सिंपली ये इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम एक 1 ले सकते हैं, ठीक है, और 1 को हम x टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मालूम है कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका पावर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में 0 प्लस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, देन फाइनली व्हाट यू विल गेट x अपॉन 1, ठीक है। अब x का पावर कितना हो गया? 1 हो गया, x अपॉन 1 हो गया प्लस c एंड फाइनली यू गेट दिस वैल्यू। ये c एक कांस्टेंट है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकंड रूल इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट c। तो if we have given any constant term actually, then this operator will not be applied, will never be applied on the constant terms actually. Then before applying the integration on the function, you will take the constant outside. So here, because c is a constant and fx is a function, and you are going to integrate this function with respect to x, so taking this c outside, because the operator will not be applied on this constant, so this c is taken outside. Now you have integrated this fx function with respect to x, okay. For example, you have given this 6x to the power 3 dx. 6x to the power 3 को हमें इंटीग्रेट करना है, because here 6 is a constant term, so taking it outside, okay, now the integration will be of this x to the power 3 with respect to x. Now because this is x to the power 3, when you integrate this x to the power 3, then power increases by 1 and we divide by the same power 3 plus 1, and this is the any constant actually, okay. Then finally you get what? 6x to the power 4 upon 4 plus c. क्लियर स्टूडेंट्स? आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स में जब आप पढ़ते हैं इसको तो वहाँ थोड़ा सा इसको डीपली स्टडी करते हैं, वहाँ कोई समझ में आता है, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, एक लाइन मैंने यहाँ लिखा है कि इंटीग्रेशन जो है एक्चुअली वो डिफरेंशिएशन का जो है वो इनवर्स प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके। तो इसलिए उसी का एक कॉज है जिसकी वजह से यहाँ पर हम कांस्टेंट टर्म्स को लिखते हैं एक्चुअली, क्योंकि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट्स को ज़ीरो, जब आप ये डिफरेंशियल ऑपरेटर किसी भी कांस्टेंट टर्म पे अप्लाई करते हैं तो उसको ज़ीरो बना देता है, ठीक है। तो वो डिफाइन नहीं होता है कि उसमें फाइनली जब आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पर ये डिफाइन नहीं होता है कि इस फंक्शन में कितने कांस्टेंट टर्म्स रहे होंगे एक्चुअली, क्योंकि अगर उसको डिफरेंशिएट किया गया होगा तो उसमें कांस्टेंट टर्म्स पहले से ही रिमूव हो चुके हैं, क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर जब किसी भी कांस्टेंट पर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ज़ीरो मिलता है, ठीक है। और उसको अगर आप इंटीग्रेट करें
तो जो कांस्टेंट टर्म्स है वो ऑलरेडी जीरो हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको वहाँ पर जो फंक्शन आपको है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर कांस्टेंट टर्म्स जो है वो डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर एक इंडेफिनिट जो है अनडिफाइंड एक्चुअली कांस्टेंट ले लेते हैं, जो एक्चुअली डिफाइंड नहीं है, बस हमने इसको मान लिया है कि कोई कांस्टेंट उसके अंदर होगा फंक्शन में, ठीक है। जो डिफरेंशियल के टाइम में जो है वो ज़ीरो हो गया था, उसको हमने एक सी मान लिया है, ठीक है। इस तरह से जो है ये चीज़ें आपके मैथमेटिक्स में जाके ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो यहाँ पर आपको जितनी ज़रूरत है उतना समझना है। तो इस ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए, हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज़ करिए स्मॉल वर्क आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो आप टोटल वर्क फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड। तो दिस इज़ द प्रोसेस। तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट आपको। मेनली ये दो तीन मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, इनको आप समझना है कि हम x टू द पावर n को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्लियर, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके ओके स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए, इंटीग्रेशन को और डिफरेंशिएशन को। तो सपोज करिए आपको x टू द पावर n एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन के लिए हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं, d ओवर dx या d ओवर dy या d ओवर dz, ठीक है। यहाँ पर कोई फंक्शन होगा, वो फंक्शन आपको प्लेस करना होगा, ठीक है। अब सपोज करिए x टू द पावर n को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसमें जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो d ओवर dx करेंगे, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पर x है, तो x के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, d ओवर dx x टू द पावर n, so it becomes what, n x to the power n minus 1, n x to the power n minus 1। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ओके। तो हियर जब आप x to the power n को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो पावर प्रोडक्ट में आ जाती है और पावर में से एक डिक्रीज हो जाएगा, तो पावर डिक्रीजेस बाय 1। तो इस तरह से इट बिकम्स n x to the power n minus 1। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज करिए आपको डिफरेंशिएट करना है x टू द पावर 5, ठीक है। तो 5x टू द पावर 5 माइनस 1, इट बिकम्स 5x टू द पावर 4, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज करिए आपको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको 5t टू द पावर 5, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट विल टेक दिस 5 आउटसाइड बिकॉज इट्स ए कांस्टेंट टर्म, ओके, constant value. So taking this 5 outside, now we'll apply this operator d over dt, d over dt t to the power 5, so it becomes 5. When you apply this operator on this, so it becomes 5 ये पावर है प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है, and t to the power 5 minus 1, so it becomes what, 5 5 कितना हो गया 25 and t to the power 4। तो ये इसका आंसर है। तो समझ में आ गया होगा किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं। इंटीग्रेट किस तरह से करते हैं, सपोज करिए फंक्शन आपको दिया हुआ है x टू द पावर n, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन के लिए ऑपरेटर आपके पास हैं विद रिस्पेक्ट टू x है, विद रिस्पेक्ट टू y है, विद रिस्पेक्ट टू z है। फंक्शन यहाँ पर हम प्लेस करते हैं, जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा उसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो बिकॉज वी हैव गिवन x to the power n function, so apply the suitable operator for this function. So which one is suitable actually? This is suitable because we'll integrate this x to n with respect to x. तो x के रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इसके प्लेस पर एक फंक्शन आ जाएगा x to the power n dx, क्लियर। सो इट बिकम्स व्हाट, x to the power n plus 1 and डिवाइड बाई n plus 1। ये इंटीग्रेशन का मेथड हो गया कि अगर किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं तो उसका पावर इंक्रीज हो जाता है बाई 1 और उसको सेम पावर से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन में आपने देखा था पावर प्रोडक्ट में आता है, उसके बाद पावर डिक्रीजेस बाई 1, ओके। फर्स्ट विल टेक द पावर इन प्रोडक्ट एंड विल डिक्रीज द पावर बाई 1, एंड इन केस ऑफ द इंटीग्रेशन विल इंक्रीज द पावर बाई 1 एंड डिवाइड बाई द सेम पावर। तो ये आपको याद रखना है, ये इसका रूल है, ओके। अगर सपोज करिए स्टूडेंट, मैंने एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ इसका। सपोज करिए x टू द पावर 5 है, अब शुरू में 5 लगा हुआ है प्रोडक्ट में, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट विल टेक दिस 5 आउटसाइड एंड देन विल इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x।
then 5. Now what will this one? This will be 5 plus 1 upon 5 plus 1 and it becomes what? 5 x to the power 6 upon 6. This is the answer. ओके, समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और हम लेते हैं, सपोज करिए आपको दिया हुआ है t टू द पावर 5 एंड प्लस 5t टू द पावर 5। इसको हमें t के रेस्पेक्ट में dt, इसके रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर दो टर्म हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो हम पहले इसको इंटीग्रेशन को इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट विल ओके अप्लाई दिस इंटीग्रेशन इंडिविजुअली। तो फर्स्टली विल अप्लाई दिस इंटीग्रेशन on this t to the power 5 dt and plus, because this 5 is a constant, so first taking out this 5 and then we'll integrate this t to the power 5 with respect to time. So it becomes what? T to the power 5 plus 1 upon 5 plus 1 and plus, because it is 5 which is in product into t to the power 5 plus 1 upon 5 plus 1 and it becomes what? T to the power 6 upon 6 एंड प्लस 5 t टू द पावर 6 अपॉन 6। इस तरह से हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लिमिट किस तरह से लें, थोड़ा सा लिमिट का कॉन्सेप्ट समझिएगा। आप लिमिट किस तरह से लें? अगर कोई फंक्शन आपको गिवन है x टू द पावर सपोज करिए x टू द पावर 5 आपको दिया हुआ है, ठीक है, या x टू द पावर n आप ले लीजिए, ठीक है, और इस पे लिमिट आप पुट कर देते हैं और dx, ठीक है, कोई जनरल फंक्शन मैंने ले लिया और इसका लिमिट आप ले रहे हैं, सपोज करिए आप लिमिट ले रहे हैं x1 टू x2, ये आपने इसका लिमिट लिया है, ठीक है। ओके, नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस फंक्शन। तो आपको जैसे कि मालूम है x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर n का, ठीक है। अब इस पे हम लिमिट पुट करेंगे, देन वी पुट द लिमिट इस साइड हम लेते हैं, राइट साइड में x1, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, ठीक है। दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। और अपॉन में जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है, सो टेकिंग दिस आउटसाइड हियर व्हेन बिफोर पुटिंग द लिमिट, तो हम इसको बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा आपका x टू द पावर n प्लस 1 एंड लिमिट गोस from x1 to x2. Now we'll put the limit student n plus 1. किस तरह से हम पुट करेंगे? पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट हम पुट करेंगे तो इस फंक्शन, इस वेरिएबल जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको रिप्लेस करेंगे, जो वेरिएबल टर्म है यहाँ पर x है ना, तो x को हम x2 से रिप्लेस करेंगे, तो इट बिकम्स x2 टू द पावर n plus 1, ठीक है, एंड माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन आएगा। लोअर लिमिट आपकी x1 है, अब x को x1 से रिप्लेस करेंगे एंड इट विल बी x1 टू द पावर n प्लस 1। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट? x टू द पावर n को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ओके, लिमिट गोस फ्रॉम x1 टू x2, तो फर्स्ट वी इंटीग्रेट दिस x टू द पावर n, इट बिकम्स x टू द n plus 1 upon n plus 1, okay, power increases by 1 and we divide by the same power and limit goes from x1 to x2. Here x1 is lower limit, x2 is upper limit. Now first, before putting the limit, we take the constant terms outside, because this is a constant term, so taking it out 1 upon n plus 1, ठीक है, in bracket you will remaining term is x to the power n plus 1 and limit goes from x1 to x2, clear? It is 1 upon n plus 1. Now we'll put the limit actually, so we'll replace this function by the limit actually. तो फर्स्टली we'll put the higher limit and we'll put the lower limit. तो अपर लिमिट को हम पहले पुट करेंगे, फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ठीक है। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो रिप्लेस करेंगे एक्चुअली, x को हम x2 से रिप्लेस करेंगे तो x2 हो गया, पावर एज इट इज रहेगी, पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगी, तो x टू द पावर n plus 1 हो गया, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। नाउ वी विल रिप्लेस दिस x by x1, ना x1 टू द पावर n plus 1। तो इस तरह से हम लिमिट पुट करते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो जनरल तरीका हो गया समझाने का। आपको एक एग्जांपल सपोज करिए आपको x टू द पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर t ले लेता हूँ, t टू द पावर 4 दिया हुआ है एंड 2t दिया हुआ है, ठीक है, और इसको आप जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये फंक्शन है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट दे रखी है आपकी 0 से 5 दे रखी है लिमिट, ठीक है, चलो 0 से 2 ले लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, तो 0 to 2 ये लिमिट है, तो यहाँ पर 0 जो है लोअर लिमिट हो गई और 2 जो है एक्चुअली अपर लिमिट है। तो नाउ फर्स्टली वी विल टेक these two terms actually individually, तो पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, लिमिट goes from 0 to 2 and this is 2t dt, clear? Now we'll
इंटीग्रेट दिस t टू द पावर 4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5/5 ना, 4 + 1 5 हो जाएगा सिंपली, एंड लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 2 एंड प्लस 2, take this 2 outside and the integration will be of t with respect to time. Clear? Now students, now जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पहले हम जो है कांस्टेंट टर्म्स को आउटसाइड ले लेंगे, उसके बाद जो है लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, देन this is what is the integration of this t, it will be t square upon, because this is the power 1, so when you integrate this t to the power 1 it becomes 1 + 1 2 and you divide the same power and limit goes from 0 to 2. Okay, this is 1/5. now put the limit, first lower limit, first upper limit which will be 2 to the power 5 हो जाएगा, and minus lower limit is 0 एंड इसका पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब लिमिट हम पुट करेंगे, ये टी स्क्वायर बचा, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 2 स्क्वायर एंड माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर. क्लियर? नाउ यू विल गेट 1/5. चलिए इसको आप पावर लगाइए, इसमें कितना हो जाएगा, कितना हो गया 64 हो गया, कितना हो गया 64 हो गया, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, एंड प्लस 2 2 * 4 माइनस 0, तो फाइनली व्हाट यू विल गेट स्टूडेंट्स 64/5, 64/5, दिस इज 5, 64/1, 64/5, एंड दिस टर्म इज 4 एक्चुअली, दिस इज 4. इसका एलसीएम ले सकते हैं आप, कितना हो जाएगा 64 + 5 एंड फाइनली व्हाट विल गेट 84/5, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा किस तरह से हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, फिर लिमिट पुट करते हैं, तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं समझने के लिए. अच्छा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे कि आप साइन थीटा को आपको इंटीग्रेट करना है, तो साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप जो है साइन थीटा है, थीटा वाले फंक्शन को आप जब इंटीग्रेट करने आएंगे तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करेंगे, तो साइन थीटा को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है -cos थीटा, ठीक है, और इसी तरह से cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, ठीक है, इट विल बी प्लस साइन थीटा, ये इसका इंटीग्रेशन होता है. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप इंटीग्रेट करेंगे तब इस तरह से आपको फंक्शन मिलते हैं. इस तरह से अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप d/d थीटा, साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा cos थीटा, ठीक है, इसी तरह से d/d थीटा cos थीटा को जब डिफरेंशिएट करते हैं आपको मिलता है -sin थीटा. तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही अपोजिट होता है एक दूसरे के. यहाँ देख रहे हैं साइन थीटा को माइनस आया cos थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा को प्लस cos थीटा आ रहा है, ठीक है, यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है. इसी तरह से आप देखते हैं कि अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं x को, तो आपको क्या मिलता है, 1 को इंटीग्रेट करते हैं आप, ठीक है, 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर x मिलता है, क्या मिलता है x. तो व्हेन यू इंटीग्रेट 1 यू गेट x एक्चुअली, ठीक है. इसी x को अगर आप डिफरेंशिएट करें, ठीक है, देन यू विल गेट 1, तो आपको यहाँ 1 मिलेगा. क्यों मिलेगा 1? क्योंकि जब हम x को, हमें पता है ना x टू द पावर n को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, x टू द पावर n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, पावर डिक्रीज हो जाती है. अब यहाँ पर x को हम करेंगे, तो x को जब हम करेंगे तो x की पावर यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है, तो पावर डिक्रीज होगी 1 - 1 मल्टीप्लाई में चाहे 1 लिख दें तो क्या हो जाएगा 1, और x टू का 1 - 1 x 0 हो जाएगा, तो सिंपली 1 आएगा.
तो कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर आप 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको x मिलता है, और x को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको 1 मिलता है, ठीक है, जैसा कि इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में हो गया, और इसमें आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है हमें फिजिक्स में, जितने की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही हमें पढ़ना है, ठीक है, अबाउट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन।